स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 समकालीन भारत भूगोल के पाठ 3 अफवाह के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है और उसके उत्तर क्या होंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। जिसमें पहला प्रश्न है, वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर। वुलर झील यहाँ दिए गए राज्यों में से जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? सतपुड़ा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी, पश्चिमी घाट के ढाल। तो इसका उत्तर है अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? सांभर, वुलर, डल, गोविंद सागर। इसका उत्तर है सांभर। सांभर का पूरा नाम सांभर नमक झील है और यहाँ दिए गए झीलों में से सांभर नमक झील ही लवणीय जल वाली झील है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। इसका उत्तर है गोदावरी। यहाँ दिए गए नदियों में से गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? महानदी, कृष्णा, तुंगभद्रा, ताप्ती। जो इसका उत्तर है ताप्ती नदी। यहाँ पर दिए गए नदियों में से ताप्ती नदी ही भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर संक्षेप में दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, जल विभाजक का क्या कार्य है? एक उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है, कोई उच्च भूमि जैसे पर्वत जो दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को अलग करता है उसे जल विभाजक कहते हैं। जैसे सिंधु और गंगा नदी के बीच का जल विभाजक अंबाला इसके जल विभाजक पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? इसका उत्तर है गंगा नदी की द्रोणी जो 2500 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है। भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी है। अगला प्रश्न है, सिंधु एवं गंगा नदियां कहाँ से निकलती है? इसका उत्तर है, सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से तथा गंगा नदी गंगोत्री के गोमुख हिमानी से निकलती है। अगला प्रश्न है, गंगा की 2 मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? तो इसका उत्तर है, गंगा नदी के 2 मुख्य धाराएं भागीरथी और अलकनंदा हैं। ये उत्तराखंड के देवप्रयाग में एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद सिल्ट क्यों है? इसका उत्तर है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है तथा तिब्बत में बहुत कम पानी प्राप्त होता है, इसलिए इसे तिब्बत के क्षेत्रों में कम गाद पाई जाती है। इसके विपरीत जब यह नदी भारत में प्रवेश करती है तो यह ऐसे क्षेत्र से गुजरती है जहां बहुत अधिक वर्षा होती है। यहाँ यह नदी बहुत अधिक पानी लेकर जाती है और इसी कारण इसमें गाद की मात्रा भी बढ़ जाती है। क्योंकि तिब्बत का मौसम ठंडा व शुष्क है इसलिए तिब्बत में इसे बहुत कम पानी प्राप्त होता है और इस क्षेत्र में गाद भी कम पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी 2 नदियां प्रायद्वीपीय नदियां गर्त से होकर बहती है? समुद्र में प्रवेश करने के पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है? इसका उत्तर है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियां गर्त से होकर बहती है। समुद्र में प्रवेश करने के पहले ये नदियां ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताएं। इसका उत्तर है, नदियां एवं झीलें नदी के बहाव को नियंत्रित करती है। ये अतिवृष्टि के समय बाढ़ को रोकती है। अनावृष्टि के समय ये पानी के बहाव को बनाए रखती है। इनका उपयोग जल विद्युत बनाने के लिए किया जाता है। ये आसपास की जलवायु को मृदु बनाती है तथा जलीय परितंत्र का संतुलन बनाए रखती है। ये प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करती है तथा पर्यटन का विकास करने में सहायता करती हैं और मनोरंजन करती हैं। अगला प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। जिसमें पहला प्रश्न है, नीचे भारत की कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं, इन्हें प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में बांटिए। वुलर, डल, नैनीताल, भीमताल, गोविंद सागर, लोकताक, बारापानी, चिल्का, सांभर, राणा प्रताप सागर, निजाम सागर, पुलिकट, नागार्जुन सागर, हीराकुंड। तो इसका उत्तर है प्राकृतिक झील वुलर, डल, नैनीताल, भीमताल, लोकताक, बारापानी, चिल्का, सांभर, पुलिकट। और मानव निर्मित झील गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर, निजाम सागर, नागार्जुन सागर, हीराकुंड। अगला प्रश्न है, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों में निम्नलिखित अंतर है। हिमालयी नदियां, अधिकतर हिमालयी नदियां बारहमासी हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें पूरा वर्ष भर बरसात के साथ साथ ऊंचे पर्वतों पर मौजूद बर्फ के पिघलने से भी पानी प्राप्त होता है। प्रायद्वीपीय नदियां,
अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां बरसाती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों का बहाव बरसात पर निर्भर करता है। हिमालयी नदियों का उनके उद्गम से समुद्र तक का मार्ग लंबा है। प्रायद्वीपीय नदियों का उनके उद्गम से समुद्र तक का मार्ग छोटा होता है। हिमालयी नदियों का उद्गम स्थान पर्वत श्रृंखलाओं के उत्तर में है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। हिमालयी नदियां उत्तर के समतल मैदानों में बहती है और सिंचाई, खेतीबाड़ी एवं जहाजरानी उद्देश्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रायद्वीपीय नदियां चट्टानी धरातल पर बहती है, इसलिए वे ना तो जहाजरानी के लिए उपयुक्त है और ना ही सिंचाई के लिए उपयुक्त है। हिमालयी नदियां विशाल डेल्टा बनाती है। प्रायद्वीपीय नदियां अपेक्षाकृत छोटे डेल्टा बनाती हैं। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर एवं पश्चिम की ओर बहने वाले नदियों की तुलना कीजिए। इसका उत्तर है, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाले नदियों में निम्नलिखित अंतर हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहने वाली मुख्य नदियां हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा एवं ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां अरब सागर में गिरती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का अपवाह तंत्र विकसित एवं आकार में बड़ा है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का अपवाह तंत्र विकसित नहीं है, उनकी सहायक नदियां आकार में छोटी हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां बहुत गहरी नहीं बहती। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां गर्त से होकर बहती है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां पूर्वी तट पर बहुत बड़ी डेल्टा बनाती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती, ये ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों है? इसका उत्तर है, निम्नलिखित कारणों से किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण है। पहला, नदियों से हमें प्राकृतिक ताजा मीठा पानी प्राप्त होता है, जो मनुष्य सहित अधिकतर जीव जंतुओं के लिए जीवन के लिए आवश्यक है। दूसरा, ये नई मृदा बिछाकर उसे खेती योग्य बनाती है, जिससे बिना अधिक मेहनत के इस पर खेती की जा सके। तीसरा, नदियों के तटों ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को आकर्षित किया है। ये बस्तियां कालांतर में बड़े शहर बन गए। चौथा, ये जल के बहाव को नियंत्रित करने में सहायता करती हैं। पांचवा, ये भारी वर्षा के समय बाढ़ को रोकती है। छठा, ये शुष्क मौसम के दौरान पानी का एक समान बहाव बनाए रखती है। सातवां, इनकी सहायता से जल विद्युत पैदा की जाती है। आठवां, ये आसपास के वातावरण को मृदु बना देती है। नौवां, ये जलीय परितंत्र के बनाए रखती है। 10वां, ये प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करती है। और 11वां, ये पर्यटन का विकास करने में सहायता प्रदान करती है और मनोरंजन करती है। आपको ये वीडियो कैसे लगा है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।